औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। Dear students, Assalamu alaikum. I am here with lecture number 3 of light and quantum physics. Students, as we studied in the previous lectures, the classical theory failed to explain the black body and Compton's effect. That is why we resorted to quantum theory, and quantum theory was able to explain it. Same case is here. Photoelectric effect also successfully explained by quantum theory, while here classical theory again fails to explain it. What is photoelectric effect? बेटा आप देख रहे हैं कि यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है फोटो मीन लाइट, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऐसा इफेक्ट है कि जिसमें लाइट का कोई अमल दखल होगा। अभी हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिफ़ाइन भी करेंगे, लेकिन इससे पहले आप एक्सपेरिमेंटल सेटअप देख लें कि हमारे पास एक एवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है जिसमें 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ए और दूसरी को मैंने पी से रिप्रेजेंट किया है। प्लेट ए को पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया गया है, जबकि प्लेट पी को हमने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से अटैच किया है, कनेक्ट किया है। इसी तरह आपके पास वोल्ट मीटर है जो कि पोटेंशियल बताएगा, एम मीटर है जो कि करंट को मेजर करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब एक्चुअली होगा क्या कि व्हेन लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल्स ऑन द प्लेट पी, ठीक है, व्हेन द लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन द प्लेट P, then the electrons are ejected from the plate P. This phenomenon is called photoelectric effect, while these electrons are called photoelectrons. ठीक है, मैंने क्या कहा है कि जब सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट, अब सूटेबल फ्रिक्वेंसी लफ्ज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन पहले आप देख लें कि होता क्या है कि जब सूटेबल फ्रिक्वेंसी की लाइट प्लेट पी पर फॉल करेगी जो कि मेटल प्लेट है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, बाहर निकलेंगे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लेट ए की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे, इसी तरह एक्सटर्नल सर्किट में चले जाएंगे। आपको पता है कि फ्लो ऑफ द चार्जेस इज़ नोन एज करंट। इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होगा, उस करंट को ये एमीटर डिटेक्ट करेगा और उस करंट को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ये सारा प्रोसेस इसमें होगा। ठीक है, अब हमने लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सूटेबल फ्रिक्वेंसी, लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी। क्या मायने हैं कि हर एक मटेरियल के लिए हर एक फ्रिक्वेंसी की लाइट से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। अगर आप वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की लाइट इसके ऊपर फॉल नहीं करेंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे इट्स मीन फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। वो जो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, एमिट होते हैं, उसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है? वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी है लाइट की, जब हम किसी मटेरियल पर, मेटल पर फॉल करते हैं तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे, इजेक्ट होंगे। वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो कहलाती है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब आगे जब मैं लेक्चर आपको दूंगी फर्दर, तो अब मैं सूटेबल फ्रीक्वेंसी की बजाय लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो सूटेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट है जिस पर किसी भी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं या एमिट होते हैं। क्लियर? इसी तरह जब हमने कहा कि इसमें से अब आप लाइट जब प्लेट पी पर फॉल कर रहे हैं तो आपको पता है लाइट फोटॉन्स पर कंसिस्ट करती है। फोटॉन की क्या एनर्जी होती है? E=H²। जब आप लाइट फॉल कर रहे हैं प्लेट पी पर, इट्स मीन आप फोटॉन्स को फॉल कर रहे हैं। ठीक है, जब आप फोटॉन यानी लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसीज पर फॉल करेंगे तो फोटॉन अपनी सारी एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन्स जो कि मेटल प्लेट में है उसको ट्रांसफ़र कर देगा। फोटॉन अपनी सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर देंगे। उसमें से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन जो हैं वो यूज़ करेंगे मेटल सरफेस से बाहर आने के लिए।
वो एनर्जी जो कि इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होगी टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस इज़ नोन एज वर्क फंक्शन। ठीक है, हमने क्या कहा कि फोटान जो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को देंगे उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ करेगा इलेक्ट्रॉन टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल सरफेस, और उसको हम क्या कहेंगे, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से, और फाई जो है वो इक्वल होता है एस न्यू नॉट। न्यू नॉट क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी मैंने फिर आपको क्या बताया कि जो फोटान इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे उससे कुछ एनर्जी जो है वो यूज़ होगी एज ए वर्क फंक्शन। अब आपको पता चल गया कि वर्क फंक्शन क्या होता है। वर्क फंक्शन वो एनर्जी होती है जो कि इलेक्ट्रॉन को रिक्वायर्ड होती है टू इजेक्ट फ्रॉम द मेटल प्लेट। ठीक हो गया। अब बाकी जो एनर्जी है वो क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन, बाकी उनके पास जो एनर्जी बच गई उस एनर्जी को वो यूज़ करते हुए प्लेट ए की तरफ मूव करेंगे। क्लियर हो गया। वो एनर्जी क्या करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे कि वो प्लेट ए की तरफ मूव करेंगे उस एनर्जी से। ठीक है। अब अगर हम देखना चाहते हैं कि वो जिस एनर्जी से ये प्लेट ए की तरफ मूव करेंगे वो उनकी मैक्सिमम एनर्जी किसके इक्वल है, यानी फ़ोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी किसके इक्वल है, ये सारा ऑब्ज़र्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जिस तरह अभी मैंने आपको दिखाया था कि प्लेट ए जो है पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच है, प्लेट पी जो है वो नेगेटिव से है। अब अगर हम एनर्जी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें ये पोलैरिटी रिवर्स करनी पड़ेगी, यानी जो प्लेट पहले पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच थी अब उसे नेगेटिव से कर दें, और जो पहले नेगेटिव से थी उसे आप पॉजिटिव से कर देंगे। ठीक है। फिर क्या होगा, फिर वही प्रोसेस के जब लाइट आप फॉल करेंगे सूटेबल फ्रिक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी की लाइट फॉल करेंगे, इलेक्ट्रॉन इससे एमिट तो होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इससे इजेक्ट तो होंगे, लेकिन अब आपको पता है कि सिमिलर चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। आपने अब प्लेट ए को नेगेटिव बना दिया है, जब यहाँ से नेगेटिव चार्जेस यानी इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे तो ये इधर कलेक्ट होने के बजाय ये इसको रिपेल करेंगे। इवन वो जब आप यहाँ से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, इट्स मीन आपने इस प्लेट को बहुत ज़्यादा नेगेटिव बना दिया है। उस पोटेंशियल के ऊपर इवन वो इलेक्ट्रॉन जिनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, वो भी इस प्लेट तक नहीं पहुँच पाएंगे। वो पोटेंशियल जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो प्लेट ए तक नहीं पहुँच पाएंगे, उस पोटेंशियल को हम कहते हैं कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हमारे पास मैक्सिमम एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कैसे आएगी कि हम वी नॉट जो है वो है कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करेंगे विद द चार्ज ई। ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स। बेटा अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें बिटवीन द पोटेंशियल एंड करंट, ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पर इस स्टेज पर जैसे जैसे आप पोटेंशियल इंक्रीज़ कर रहे हैं करंट भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस स्टेज पर करंट जो है वो इंक्रीज़ हो गया, यहाँ पर करंट जो है वो आपके पास कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल वी पर आपके पास मैक्सिमम करंट आ गया। ठीक है, सैचुरेशन में करंट चला गया। अब यहाँ पर जाके ये कांस्टेंट क्यों हुआ, क्योंकि आपने जब पोटेंशियल दिया और इलेक्ट्रॉन इजेक्ट भी हो गए। अब जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए ये शो कर रहा है कि वो सारे के सारे कलेक्ट हो रहे हैं बाय द प्लेट पी। ठीक है, अब यहाँ पर सारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कलेक्ट हो चुके हैं, यानी फर्दर अब यहाँ पर करंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए थे बाय द प्लेट पी, ऑल दोज इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टेड बाय द प्लेट ए। ये सारे जो है ये कव ये शो कर रहा है। अब जब आप यहाँ पर पहुँचते हैं, अब यहाँ पर आप देखें इस स्टेज पर जाके आपके पास पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो, जबकि करंट अभी भी ज़ीरो नहीं है। करंट ज़ीरो कब होता कि अगर ये लाइन इधर से ओरिजिन से पास करती। यहाँ पर भी जो है पोटेंशियल तो ज़ीरो है लेकिन करंट ज़ीरो नहीं है। अब ऐसा क्यों है, करंट आपने पोटेंशियल ज़ीरो कर दिया लेकिन करंट अभी भी ज़ीरो नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि जब आप यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो कर देते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एमिट हो चुके हैं, जो इलेक्ट्रॉन एमिट हो चुके हैं उनके पास अभी भी इतनी एनर्जी है, उनकी अभी भी इतनी स्पीड है कि वो प्लेट ए पर आके कलेक्ट हो जाएं, वहाँ पर आ जाएं। जब तक वो प्लेट ए की तरफ मूव करेंगे तो इसके मानी फ़्लो हो रहा है चार्जेस का, तो आपके पास करंट रहेगा, इवन पोटेंशियल ज़ीरो भी हो जाएगा।
ठीक है। इस साइड पर जब आप आते हैं, अब आपके पास पोटेंशियल नेगेटिव हो गया। आपको याद होगा इससे पिछला जो मैंने बताया था जिसमें कट ऑफ पोटेंशियल हमने पढ़ा, हमने देखा था कि जैसे ही आप पोलैरिटी चेंज करते हैं, यानी पॉजिटिव प्लेट जहाँ पर हमने पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच की थी उसे नेगेटिव किया और नेगेटिव को हमने पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, तो अब फिर क्या हुआ था कि एक पोटेंशियल ऐसा आया था जिसमें फर्दर करंट फ्लो नहीं करता था। उस पोटेंशियल को हमने क्या कहा था, स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो है आपके पास ज़ीरो हो जाता। तो ये पॉइंट जो है वो ये शो कर रहा है कि यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल है और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है आपके पास, ज़ीरो। बेटा फोटो इलेक्ट्रिक करंट में जो आपके पास रिजल्ट्स आए वो कुछ इस तरह से थे कि नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड इफ द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज लेस देन द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इवन इफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज। क्या मायने हुए कि अगर जो लाइट आप फॉल कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे, इवन आप वो लाइट ज़्यादा इंटेंसिटी की भी यूज़ कर रहे हैं। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ वेरी लार्ज के क्या मायने हैं कि उस लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज़ कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप नंबर ऑफ फोटॉन्स भी इंक्रीज़ कर रहे हैं यानी इंटेंस लाइट यूज़ कर रहे हैं, ब्राइट लाइट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उसकी फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास थ्रेशोल्ड जो लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल हो। फॉर डिफरेंट मटेरियल थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी इज़ डिफरेंट। आपको पहले भी बताया गया कि हर एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। द नंबर ऑफ द फोटॉन्स इमिटेड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। क्या मायने हैं कि अगर आप कहते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसके मायने हैं उस लाइट में नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा हैं। ठीक है, इंटेंसिटी कम है लाइट की तो इसके मायने हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स उस लाइट में कम है। The kinetic energy of the photoelectrons depend upon the frequency of the incident light. क्या हमने कहा है, the kinetic energy of photoelectrons depends upon the frequency of the incident light. यानी जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी किस चीज़ पर डिपेंड करती है, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है उस लाइट की फ्रिक्वेंसी पर जो कि आप मेटल प्लेट के ऊपर फॉल कर रहे हैं। The photo electrons are emitted even अगर आप एक वीक बीम भी, वीक मीन डिम बीम, लेस इंटेंसिटी की बीम भी फॉल करेंगे लेकिन उस बीम की फ्रिक्वेंसी जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल है या ग्रेटर है तो तभी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटेंस बीम यूज़ कर रहे हैं और उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो लेस देन थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी है तो तब भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। यानी क्या ज़रूरी है कि जो आपके लाइट यूज़ कर रहे हैं उसकी फ्रिक्वेंसी जो है वो इक्वल होनी चाहिए थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के। बेटा ये रिजल्ट्स थे जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को जब हमने एक्सपेरिमेंट किया तो उससे जो हमने रिजल्ट देखे वो ये तमाम हमने 4-5 जो हैं पॉइंट्स में इसको सम अप करने की कोशिश की है। आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन किया, सबसे पहले तो ये है कि अब हमने पढ़ा था प्लांक क्वांटम थ्योरी में कि लाइट जो है वो ट्रेवल करती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स। ठीक है, उसने उसका नाम क्या रखा था, क्वांटा। आइंस्टाइन ने उन्हीं क्वांटास को नाम दे दिया फोटॉन्स का। हर फोटॉन की एनर्जी जो है वो इक्वल होती है एच न्यू के। ठीक है, अब 1905 में आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। उसने क्या कहा कि व्हेन द फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन द मेटल सरफेस इट ट्रांसफर ऑल इट्स एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन ऑफ द मेटल एंड इलेक्ट्रॉन इज इमिटेड आउट फ्रॉम द मेटल सरफेस। क्या मायने हुए कि जब आप लाइट फॉल करते हैं, एक्चुअली क्या कर रहे हैं, फोटॉन फॉल कर रहे हैं मेटल सरफेस पर जिसकी एनर्जी एच न्यू है। जब आप मेटल सरफेस पर फॉल करेंगे तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो किस में से, मेटल सरफेस में से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इजेक्ट होंगे। दिस फिनोमेना इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इफ द एनर्जी ऑफ द फोटॉन इज लेस देन द वर्क फंक्शन देन नो emission ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस। बेटा इसी तरह फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन एक बनाई। उसके मुताबिक क्या था कि व्हेन द लाइट ऑफ एनर्जी, अब लाइट हम जब कहेंगे तो इसके मायने हैं आप फोटॉन की बात कर रहे हैं। व्हेन अ फोटॉन ऑफ एनर्जी एच न्यू फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस
it transfer all its energy to the electron ऑफ द मैटर। क्या मायने हुए कि जब आप फोटान फॉल कर रहे हैं, लाइट फॉल कर रहे हैं ऑन द मेटल सरफेस, तो ये अपनी एनर्जी जो है वो हमने शुरू में भी पढ़ा जब मैंने ये लेक्चर शुरू किया कि अपनी तमाम जो एनर्जी है ये मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देंगे। वो एनर्जी जो फोटान ट्रांसफ़र करता है वो इलेक्ट्रॉन दो कामों में इस्तेमाल करता है। एक वर्क फंक्शन के तौर पर, वर्क फंक्शन क्या है, वो एनर्जी जिससे वो इलेक्ट्रॉन सरफेस मेटल सरफेस से बाहर आने में इस्तेमाल करता है। बाकी जो एनर्जी बच जाती है वो उस एनर्जी को यूज़ करता है इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स द अदर प्लेट। ठीक है, अब यहाँ पर एच न्यू एज इट इज़, वर्क फंक्शन हमने कहा कि एच न्यू नॉट के इक्वल है, अभी हमने पीछे पढ़ा भी। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है, न्यू नॉट, एच न्यू नॉट इस साइड पर ले जाएं, आपके पास ये बच गया। और हमने पीछे पढ़ा भी कि हाफ mv² मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपके पास किसके इक्वल होती है, कट ऑफ पोटेंशियल इनटू चार्ज। ये हमने पुट कर दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रिप्रेजेंट द आइंस्टाइंस फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। बेटा अब हमने कंपैरिजन किया है कि क्लासिकल थ्योरी फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करने में किस तरह फेल हुई और आइंस्टाइन्स थ्योरी जो है किस तरह सक्सेसफुल हुई। फर्स्ट जो प्रॉब्लम आया वो था इंटेंसिटी प्रॉब्लम। ठीक है, क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स शुड आल्सो इंक्रीज एज द लाइट बीम इज मेड मोर इंटेंस। यानी क्या मायने हुए, उन्होंने कहा कि अगर आप ब्राइट लाइट यूज़ करते हैं तो जो उसके अंदर फोटॉन्स होंगे या जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे उनकी एनर्जी भी इंक्रीज होनी चाहिए। हालांकि एक्सपेरिमेंटली ऐसा नहीं था। मैंने बार बार इस लेक्चर में आपको बताया कि मोर इंटेंस के मायने हैं कि लाइट के अंदर नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं, जबकि हर फोटॉन की एनर्जी तो वही रहेगी चाहे वो ज़्यादा तादाद में है या कम तादाद में है। अब आइंस्टाइन ने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, उसने कहा इफ़ द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट लाइट इज़ इंक्रीज्ड, जब इंटेंसिटी इंक्रीज करें तो क्या मायने हुए कि हम एक्चुअली नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड फ्रॉम द मेटल सरफेस आल्सो इंक्रीज। जब हम इंटेंसिटी यानी इंटेंस बीम यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज होंगे जो कि एमिट हो रहे हैं। कब? जब उस लाइट की फ्रिक्वेंसी जो है थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल है। अगर हम डबल कर देंगे इंटेंसिटी ऑफ लाइट को तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो हैं एमिट हो रहे हैं वो भी डबल हो जाएंगे। लेकिन वो डबल तो ज़रूर होंगे लेकिन उनकी एनर्जी जो है वो सेम रहेगी, चाहे आप उसे डबल करें चाहे आप उसे ट्रिपल करें, लेकिन एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। इसके मायने हैं इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉन की एनर्जी इंक्रीज़ नहीं होती। नंबर 2 जो प्रॉब्लम था वो था फ्रिक्वेंसी प्रॉब्लम। वेव थ्योरी कहती है द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड अकर फॉर एनी फ्रिक्वेंसी, हर एक फ्रिक्वेंसी पर फोटो इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम द मेटल सरफेस अगर आप इंटेंस बीम यूज़ कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं था एक्सपेरिमेंटली। आइंस्टाइन ने क्या कहा, फॉर द एमिशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स देयर शुड बी लाइट ऑफ पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी फॉर पर्टिकुलर मटेरियल। ठीक है, उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी को हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल फ्रिक्वेंसी होगी लाइट की तो वो इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर पाएगी, अदरवाइज नहीं। चाहे वो लाइट जब यूज़ करें हम जितनी मर्जी ज़्यादा इंटेंस हो तो इलेक्ट्रॉन एमिट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन एमिट होने के लिए क्या ज़रूरी है कि फ्रिक्वेंसी ऑफ द लाइट जो है वो इक्वल हो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के। नंबर 3 था द टाइम डिले प्रॉब्लम। इसमें उसने कहा कि अगर आप डिम लाइट भी यूज़ करते हैं, कम इंटेंसिटी वाली लाइट यूज़ करते हैं और उसको काफ़ी देर तक आप फॉल करते रहेंगे मेटल सरफेस पर, वो एनर्जी मेटल सरफेस जो है वो फोटॉन की एनर्जी एब्जॉर्ब करती रहेगी। एक वक्त ऐसा आएगा कि उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है एस्केप हो जाएंगे, एमिट हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं है। एक्सपेरिमेंटली हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि जो कि आइंस्टाइन ने भी इसको एक्सप्लेन किया, उसने भी यही कहा कि जब आप लाइट और सूटेबल फ्रिक्वेंसी फॉल करते हैं ऑन द मेटल सरफेस तो वो फोटॉन्स जो हैं वो फौरी तौर पर अपनी एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल प्लेट, फौरी तौर पर। और जैसे ही वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र करते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाते हैं, बाहर निकल आते हैं फ्रॉम द मेटल सरफेस विदाउट एनी डिले ऑफ टाइम। ठीक है, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन्स को निकलने के लिए किसी किस्म की टाइम की ज़रूरत नहीं होती, फौरी तौर पर वो बाहर निकल आते हैं। देखें, अकॉर्डिंग टू फोटॉन थ्योरी एज द एनर्जी सप्लाई टू द इलेक्ट्रॉन्स इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स, इट इज़ नॉट स्प्रेड यूनिफॉर्मली ओवर द वेव फ्रंट्स एज
was case in wave theory of light. So when a photon strikes with electrons, it transfers all of its energy to the electron without any टाइम डिले, यानी कोई टाइम नहीं लगेगा। जैसे ही आप थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी के इक्वल लाइट आप डालते हैं मेटल सरफेस पर, उस फौरी तौर पर फोटॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा टू द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द मेटल प्लेट, और इलेक्ट्रॉन जो है फौरी तौर पर मेटल सरफेस से बाहर निकलेंगे। बेटा ये 3 प्रॉब्लम्स थे जो कि वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, और आइंस्टाइन ने इसको सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव थ्योरी जो है वो फेल हो गई, जबकि क्वांटम थ्योरी ने इसे सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर दिया। बेटा ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम होगा इंशाल्लाह हम अपनी व्हाट्सएप क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।